नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट 2025 में भी यहाँ से सवाल आया और नीट 2024 में भी यहाँ से सवाल आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन जो है वो फर्दर लीड करता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। देखिए हमें पता है इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था बच्चों। इम्प्लांटेशन में मैम इस तरीके से ये हमारा यूट्रस है और ये हमारी जो यूट्रस की वॉल है उसकी सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं मैम एंडोमीट्रियम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है अपना एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब, और वहां से जो जाइगोट है वो माइटोटिक डिविजन्स करते करते क्लीवेज है ना, क्लीवेज हमने एक स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। 2 सेल स्टेज बनती है, फिर बनती है 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, देन 16, देन 32, देन 64। इस तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब में है डिवीजन होते 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 जो है अपना एक स्टेज आती है जो यूट्रस में बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर मैम एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, ये पढ़ के गए थे हम लोग। और जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट का अंदर का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसकी जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं बच्चों पेरिफ्री पे। इस आउटर लेयर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों, इस आउटर लेयर ऑफ सेल को मैम हम लोग बोल रहे थे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और यहां पर बहुत सारी सेल्स हैं जो ग्रुप बना लेती हैं और इस तरीके से कोने में इकट्ठी हो जाती हैं, उनको हम लोग बोल रहे थे इनर सेल मास। इनर सेल मास, या कहीं कहीं पर एम्ब्रियो वर्ड भी यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, या फीटस वर्ड भी यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि फीटस और एम्ब्रियो वर्ड हम कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर जो कैविटी है इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। तो हमने ये देखा था जो 2 सेल स्टेज थी, 4 सेल स्टेज थी, 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज थी, वहां कोई भी कैविटी नहीं थी मैम। और यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट एक नाम का स्ट्रक्चर बना है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एक कैविटी होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। सो ये और ये लेयर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो है वो एक नॉन सेलुलर लेयर होती है और मैम वो तब बनती है जब मियोसिस 1 जो है कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बनता है एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसके ऊपर ये लेयर बनी हुई होती है। तो देखिए ये लेयर वहां से फर्टिलाइजेशन भी हो गया है लेकिन ये लेयर जो है वो रिमूव नहीं होती है। बट बच्चों हमें पता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन जब यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इम्प्लांट होगा एंडोमीट्रियम के अंदर यूट्रस की, तो ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर जो है वो रिमूव होती है। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है बच्चों इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर का। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सेल्स हैं बेसिकली वो कुछ एंजाइम्स यहां पर रिलीज करती हैं बच्चों, जिन एंजाइम की हेल्प से जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है वो टूट जाती है और वो हट जाती है इसके ऊपर से। इसका मतलब जब यहां पर इम्प्लांटेशन होगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलती हैं इस तरीके से 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। बाहर वाली जो सेल की लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ जो सेल्स होंगी उनको बोल रहे हैं बच्चों हम क्या, उसको हम लोग बोल रहे हैं ICM यानी कि इनर सेल मास। सो इस स्ट्रक्चर का यहां पर हो जाता है बच्चों इम्प्लांटेशन। अब यहां पर हमें पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए ये इम्प्लांटेशन होता कब है। अगर हम बात करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे तक, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है किसी फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो हुआ है अपना से फॉर एग्जाम्पल 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या 14th मान लीजिए 14th डे पर हुआ है। सो उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 21st के अराउंड तक यहां पर क्या होगा बच्चों, 7th डे जो होता है वो होता है अपना इम्प्लांटेशन डे।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या है यहाँ पे, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो मैम कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो इस जोना पेलिसुडा को ब्रेक करती है, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बचता है ब्लास्टोसिस्ट, उसका इंप्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है बच्चों कि यहां पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं ये एक हार्मोन भी रिलीज करना स्टार्ट करती हैं। उस हार्मोन का नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और ये हार्मोन जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। एससीजी जो हार्मोन है अपना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये कहां से रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट की सेल के अंदर से। सो जो वो सेल्स हैं बच्चों, ये क्या करता है बेसिकली, ये हार्मोन मेंटेन करता है बच्चों कॉर्पस लूटियम को, मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम की क्या जरूरत है, हमें पता है कॉर्पस लूटियम जो है मैम जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाएगा, प्लेसेंटा बनेगा जाकर 3 मंथ्स तक वेल डेवलप्ड, प्लेसेंटा के अंदर से निकलेगा बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है बच्चों तब तक कॉर्पस लूटियम जो स्ट्रक्चर है, जो किसके अंदर पड़ा हुआ है, जो ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, उसी से रिलीज करवाना है हमें प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि मैम यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है वो थिक रहने वाली है, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम का थिक रहना, ग्लैंडुलर रहना काफी जरूरी है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, अदरवाइज अबॉर्शन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता, तब तक हमें कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखना है, और ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखने का काम करता है बच्चों एचसीजी। अब आप कहेंगे कि मैम कॉर्पस लूटियम को तो एलएच मेंटेन कर रहा था, लेकिन बच्चों धीरे 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 हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये बात पढ़ी है कि 21st डे तक जो कॉर्पस लूटियम है वो मेंटेन हो जाता है अच्छे से, और वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एलएच जो है वो डाउन 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 जाता है। एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो धीरे 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 घट जाता है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि और ओव्यूलेशन हो या फिर और ज्यादा फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो। सो बच्चों बेसिकली एलएच के फंक्शन को ओवरटेक करता है यहां पर एससीजी, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन में किस चीज का इम्प्लांटेशन हुआ है और यहां पर जो लेयर ऑफ सेल्स है उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आगे। देखिए जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन बच्चों यहां पर 2 चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। हमें पता है इम्प्लांटेशन हुआ है मैम इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को 2 लेयर्स में इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। बाहर वाली लेयर को हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोट्रोफोब्लास्ट, और बच्चों यहां पर एक सेल्स का ग्रुप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। देखिए इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या देखने के लिए मिलता है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन बच्चों ये देखने के लिए मिलता है जो इनर सेल मास की जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं और वो बनाती हैं यहां पर 3 जर्म लेयर्स। क्या करती हैं बच्चों, इनर सेल मास जो है उसकी सेल्स डिफरेंशिएट करेंगी और डिफरेंशिएट करने के बाद ये बनाती हैं बच्चों यहां पर 3 जर्म लेयर्स। आउटर जर्म लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टोडर्म, नाम से ही क्लियर है, एक्टो, एक्टो मतलब पेरिफ्री पे, तो एक्टोडर्म। और यहां पर जो मिडिल लेयर बनती है बच्चों, मिडिल जर्म लेयर जो बनती है उसका नाम होता है मीजोडर्म, क्योंकि वो एक्टो और जो हमारी सबसे अंदर वाली जर्म लेयर होने वाली है उसके बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है मीजोडर्म। और बच्चों यहां पर होती है सबसे अंदर वाली जर्म लेयर जिसका नाम है बच्चों एंडोडर्म। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का बच्चों, क्या, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास और ग्रोइंग फीटस या फिर एम्ब्रियो गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये इनर सेल मास है ना, जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसकी जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। और ये सेल्स जो हैं दे गिव राइज टू, ये रेप्लिकेट करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं और ये यहां पर बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो इन्हीं स्टेम सेल से बनने वाले हैं। जो स्टेम सेल अपने पड़े हुए किसके अंदर बच्चों, जो स्टेम सेल अपने पड़े हुए हैं इनर सेल मास के अंदर। सो यहां पर इस बच्चों थ्योरी को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट।
लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इनर सेल मास गेट्स differentiated into three germ layers, जिनका क्या नाम है बच्चों, जिनको हम लोग बोल रहे हैं मैम, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है अपना एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर का नाम है बच्चों मीजोडर्म, और जो यहां पर अपनी सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है बच्चों यहां पर एंडोडर्म। नाम से ही ये चीज हमें बिल्कुल ही क्लियर है। अब हमने एक चीज ऑलरेडी लिख ली है बच्चों, पढ़ ली है, वो आपको नोट्स में अपने नोट कर लेनी है कि इनर सेल मास की जो सेल्स हैं, दे आर स्टेम सेल्स, दे विल गिव राइज टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहीं पर इस चीज को नोट कर लेते हैं बच्चों, ये टिश्यू वाले चैप्टर में भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर मीजोडर्म की, तो हमारी कौन कौन सी टिश्यू हैं जो इस मीजोडर्म से बनती हैं? हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू और अपनी मस्कुलर टिश्यू। ये कैसी है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू और जो मस्कुलर टिश्यू हैं, दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर हम बात करते हैं बच्चों नर्वस टिश्यू की, सो हमें पता है जो अपना नर्वस टिश्यू है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो एक्टोडर्म से बनती है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं एंडोडर्म की, एंडोडर्म क्या बनाती है हमारे अंदर? एंडोडर्म बनाती है मैम इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये बनाती है इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी, उनकी जो इनर लाइनिंग है वो बनाती है एंडोडर्म। अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो 4 टाइप का एनिमल टिश्यू पढ़ा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपने नर्वस के बारे में लिख दिया, कनेक्टिव के बारे में लिख दिया, मस्कुलर के बारे में लिख दिया। मैम एपिथेलियल टिश्यू कैसे बनती है? देखिए बेसिकली बच्चों एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। एपिथेलियल टिश्यू कैन बी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से मिलकर बन सकती है, और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मीजोडर्म से भी मिलकर बन सकती है, और एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चों वो एंडोडर्म से भी मिलकर बन सकती है। सो यहां पर हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू वो मीजोडर्म से बनी है, एक्टोडर्म से बनती है नर्वस टिश्यू, और अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तो मैम उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। ठीक है, तीनों से मिलकर बनती है। अब देखिए, अब बच्चों हमें पता है कि मैम जब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो यहां पर हमने बहुत ही कॉमनली एक चीज सुनी है, प्लेसेंटा, है ना, कि प्लेसेंटा की जो है फॉर्मेशन होती है। सो मैम वो प्लेसेंटा का बनना क्या होता है, प्लेसेंटा बनने का क्या मतलब है, और इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? देखिए एक मिनट, लेट मी चेक माय माइक। ओके चलिए बच्चों अब प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो बन कैसे रहा है। देखिए अब एक चीज यहां पर क्लियर कर लीजिए बच्चों कि एम्ब्रियो और फीटस जो टर्म है मैम उनको कब कब यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं बच्चों जब 1 या फिर 2 मंथ का डेवलपिंग स्टेज रहता है। 1 या 2 मंथ तक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। लेकिन बच्चों जब यहां पर ग्रेटर देन 2 मंथ्स हो जाए, मान लीजिए जो ग्रोइंग स्टेज है फीमेल की यूट्रस के अंदर वो 3 मंथ्स की है, 4 मंथ्स की है, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ की है, तो तब हम उसको एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि दैट इज अ फीटस। मतलब आप 1 और 2 मंथ में एम्ब्रियो वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 2 मंथ्स के बाद जो है वो फीटस वर्ड यहां पर यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए से फॉर एग्जाम्पल बच्चों प्लेसेंटा बनता कैसे है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, या फिर फीटस। फीटस वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि कब हम लोग फीटस वर्ड यूज करेंगे, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फिर फीटस है। अब देखिए इसके ऊपर बच्चों बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं। यहां पर जो ये अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। क्या बनती हैं बच्चों? इसके ऊपर बनती हैं मैम बहुत सारी एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। देखिए जो बिल्कुल इमीडिएटली बच्चों एक फीटस को कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इस वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एमनियन। अब आप देख सकते हैं एमनियन जो है वो इमीडिएटली कवर कर रही है किसको, वो इमीडिएटली कवर कर रही है अपने ग्रोइंग फीटस को। अब देखिए यहां पर ये बच्चों पूरी की पूरी कैविटी है, ठीक है। एक फीटस या एम्ब्रियो के अराउंड जो है एक कैविटी है, उस कैविटी का क्या नाम है बच्चों, इस कैविटी का नाम है अपना एमनियोटिक कैविटी। ये हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी बच्चों ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है, तो इतना हमें पता होना चाहिए, जबकि हमारी एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड नहीं है। और यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। बेसिकली क्या कर रही है बच्चों एमनियन, एमनियन का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एमनियन जो है ग्रोइंग फीटस या फिर एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती है जर्क वगैरह से, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर बच्चों यहां पर एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोरियोन। कोरियोन बेसिकली क्या करती है बच्चों, कोरियोन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहां पर बनाती है। कोरियोन क्या करती है बच्चों, कोरियोन जो है वो बनाती है यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरीके से यहां पर बनते हैं बहुत सारे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो खिचड़ी पक चुकी होगी डायग्राम में। ये लेयर का क्या नाम है बच्चों, इस लेयर का नाम है मैम कोरियोन, ठीक है। पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई बच्चों, ये वाली एमनियन, और दूसरी हो गई है यहां पर कोरियोन। देखिए कोरियोन का बेसिकली बच्चों रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। कोरियोन जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है ये जो डेवलपिंग फीटस है या एम्ब्रियो ये कहां ग्रो कर रहा है बच्चों, ये ग्रो कर रहा है मैम मदर के यूट्रस के अंदर। सो यहां पर हम यूट्रस की आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज मदर्स यूट्रस, तो यहां पर रहने वाली हैं बहुत सारी यूटेराइन टिश्यू, और यहां पर मदर के यूट्रस में बच्चों कौन सा वो ब्लड वेसल होगा जो यहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने वाला है बच्चों। हमें पता है कि मैम यहां पर होने वाली हैं बहुत सारी क्या बच्चों, यहां पर होंगी मैम यूट्राइन आर्टरीज। उन यूट्राइन आर्टरी की हेल्प से ही जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो रही होगी। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं इन आर्टरीज की, यहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये सप्लाई कर रही हैं यूट्रस में। अब बच्चों होता यहां पर यह है कि प्लेसेंटा मैम एक्चुअल में बनता कैसे, देखिए प्लेसेंटा बनता कैसे है। यहां पर जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग कोरियोन बोल रहे हैं, कोरियोन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोरियोनिक विली। क्या बोल रहे हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं कोरियोनिक विली। अब यहां पर मदर की जो यूट्रस है इसकी जो वॉल है वो भी इसी तरीके से बच्चों यहां पर बनाती है बहुत सारे, इस तरीके से इसके अंदर जो कोरियोनिक विली है इसके साथ इस तरीके से दोस्ती कर कर यहां पर बनाती है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स। मतलब आप ये मानिए जो मदर की यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो और जो यहां पर जो कोरियोनिक विली बनी है ये आपस में इस तरीके से फंस जाती हैं, जिस तरीके से मेरी उंगलियां यहां पर आपको दिख रही हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। सो बेसिकली बच्चों जो ये इंटरडिजिटेट होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों क्या, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरडिजिटेट हुई हैं। कोरियोनिक विली डेवलपिंग फीटस की तरफ से क्या है बच्चों, डेवलपिंग फीटस की तरफ से आया है मैम कोरियोनिक विली, और इधर से मदर का जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का वो आपस में इस तरीके से उंगली की तरह फंस गए हैं। ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा। सो ये है बच्चों यहां पर यूटेराइन टिश्यू, ठीक है, वहां पर हम लोग लिख लेते हैं ये है यूट्रस, ठीक है। चलिए अब क्या होने वाला है यहां पर,
अब आपको पता है कि मैम यहां पर जो ये डेवलपिंग फीटस है या एम्ब्रियो है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सब कुछ लेने वाला है मैम, किससे? मदर से। और यहां पर बच्चों चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? यहां पर जो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास आ जाएंगे। और यहां पर बच्चों जितना भी वेस्ट बन रहा है, जैसे कि यहां पर बन रही होगी बच्चों बहुत सारी CO2 और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट यहां पर डेवलपिंग फीटस के अंदर बनते हैं, वो कहां जाने वाले बच्चों? वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट कर देने वाले हैं किसके अंदर? वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो जाने वाले हैं यूटेराइन वेन के अंदर। इसका मतलब बच्चों हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो डेवलपिंग फीटस और मदर के बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है। ये जो प्लेसेंटा बना है ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये स्ट्रक्चरल कनेक्शन तो है ही, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, और ये फंक्शनल कनेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि मैम यहां पर सारा का सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो इसी के थ्रू इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास जा रहे हैं, और मैम इसका जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा बाहर निकल रहा है इसी की हेल्प से। इसका मतलब यहां पर जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, वो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रहा है। ये चीज बच्चों आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट, और भी बहुत सारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे बच्चों यहां पर एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। जब हम एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां भी इसको लेबल किया गया है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और एक और यहां पर जर्म लेयर होती है, या जर्म लेयर नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एलेंटॉइस। एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो मुझे यहां पर आपको बताना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मदर और डेवलपिंग फीटस के बीच का जो कनेक्शन है उसको तो मैम हम लोग प्लेसेंटा बोल रहे हैं, लेकिन प्लेसेंटा को कौन कनेक्ट करता है बच्चों? जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है प्लेसेंटा से? उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग बोल रहे हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। सो यहां पर एक स्ट्रक्चर है जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है बच्चों प्लेसेंटा के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। और इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बच्चों पड़ी होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। बेसिकली जो ये एलेंटॉइस है ना बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यही बेसिकली एम्बिलिकल वेसल्स बनाती है। एलेंटॉइस का फंक्शन होता है टू फॉर्म ब्लड वेसल्स, और यॉर्क सैक का फंक्शन होता है बच्चों टू फॉर्म ब्लड सेल्स एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, सो यहां पर यह बात हमें पता होनी चाहिए कि एम्ब्रियो के ऊपर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। एम्नियन जो प्रोटेक्शन का काम करती है, कोरियन जो प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करती है, यॉर्क सैक जो ब्लड सेल्स बनाती है, और यहां पर 4th एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एलेंटॉइस जो बनाती है ब्लड वेसल्स, एम्बिलिकल वेसल्स। ठीक है, ये इसमें रोल है। एक डेवलपिंग फीटस को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट कर रहा है बच्चों? एक डेवलपिंग फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है मैम एम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन मदर से इस डेवलपिंग फीटस को कनेक्शन क्या है बच्चों? मदर और डेवलपिंग फीटस के बीच में जो कनेक्शन है मैम उसको बोल रहे हैं यहां पर प्लेसेंटा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए विद डायग्राम। चलिए इसकी थ्योरी बच्चों यहां पर लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, finger-like projections appears on the trophoblast, क्या बोल रहे हैं बच्चों इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को? इनको मैम हम लोग बोल रहे हैं कोरियोनिक विली। और ये कोरियोनिक विली जो है बच्चों किससे सराउंडेड है? These chorionic villi are surrounded by uterine tissue and, और किस चीज से सराउंडेड है बच्चों? एंड मैटरनल ब्लड। देखिए मदर का ब्लड जो है वो कभी प्लेसेंटा में एंटर नहीं करता है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लेसेंटा के अंदर किसका ब्लड आ रहा है? प्लेसेंटा के अंदर जो है वो ब्लड आता है फीटस का, कभी भी मदर का ब्लड नहीं आ रहा है ना, ब्लड वेसल्स वहां तक पहुंच रही हैं। सो ये बात ध्यान रखनी है, मदर और फीटस का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जो कोरियोनिक विली हैं, कोरियोनिक विली एंड
दूसरी चीज क्या है बच्चों, यूटेराइन टिश्यू गेट्स इंटरडिजिटेटेड और क्या बनाती है बच्चों, एंड फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन structural and functional connection between developing embryo and maternal body। और उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, उस कनेक्शन को मैम हम लोग बोल रहे हैं एंड इज कॉल्ड प्लेसेंटा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेसेंटा जो है वो मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन है, ठीक है। वहीं से चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं और वही स्ट्रक्चरली दोनों को क्या कर रहा है, वही स्ट्रक्चरली दोनों को बच्चों यहां पर कनेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा। कैसे, कौन है बच्चों जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, एम्बिलिकल कॉर्ड। और एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है बच्चों, एम्बिलिकल कॉर्ड के हमें पता है, एम्बिलिकल कॉर्ड के पास है फीटस की आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही क्या है बच्चों, एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही स्ट्रक्चर है जिसके पास 2 फीटस की आर्टरीज हैं और 1 वेन है, ठीक है। ये चीज हमें बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करनी है, बस इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे डायग्राम में एक जगह मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की। देखिए क्या कर रहा है बच्चों प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बेसिकली रोल है मैम, इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन कर रहा है बच्चों, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंच रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ CO2 and other excretory waste from the embryo। तो ये पता होना चाहिए वेस्ट का जो रिमूवल है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों जो है प्लेसेंटा की वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है प्लेसेंटा क्या है बच्चों, प्लेसेंटा इज अ एंडोक्राइन टिश्यू। थर्ड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज इट एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू। टेम्परेरी क्यों है बच्चों, टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि मैम ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनती है। और एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं बच्चों, एंडोक्राइन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंडोक्राइन वो टिश्यूज होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चों ये जो एंडोक्राइन टिश्यू है प्लेसेंटा, ये 4 हार्मोन्स रिलीज कर रही है। सो यहां पर आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नीट में काफी रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए। पहला हार्मोन क्या है बच्चों, पहला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं HCG। दूसरा हार्मोन है बच्चों जो यहां पर प्लेसेंटा से रिलीज होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो है मेमोरी ग्लैंड्स को बेसिकली प्रिपेयर करता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये HPL। और बच्चों 2 हार्मोन्स है जो फीमेल की बॉडी में हर मंथ काफी रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ये 4 हार्मोन्स आपको ध्यान रखने हैं कि प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन टिश्यू है और टेम्परेरी टिश्यू है, सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है। और ये 4 हार्मोन्स जो है रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। सो ये सारी बातें हमें यहां पर बच्चों पता होनी चाहिए। चलिए
अब बात कर लेते हैं बच्चों उन हार्मोन्स की जो हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही एक फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। देखिए हमें पता है कि मैम प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है एचसीजी, प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है एचपीएल, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होने वाले हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, बट वो हमने पढ़ लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एक फीमेल की बॉडी में हर मंथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होते हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक तीसरा हार्मोन है यहां पर रिलैक्सिन। सो रिलैक्सिन जो है वो रिलीज होता है अपनी ओवरी से और थोड़ा थोड़ा प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, बट ओवरी से याद कर लीजिए। ओवरी में कौन है जो रिलैक्सिन को रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है बच्चों, और यहां पर दो हार्मोन्स हैं, इनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और एक है बच्चों यहां पर एचपीएल। एचपीएल क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सो ये भी काफी बार नीट में बच्चों पूछा जा चुका है कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही एक फीमेल की बॉडी में जो है रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं बच्चों? वो अपने हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और यहां पर एक हार्मोन है बच्चों अपना रिलैक्सिन जो कि ओवरी से रिलीज होता है। अगर ओवरी में भी बात करते हैं तो स्पेशली रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, और हम देखेंगे अभी बच्चों कल की क्लास में कि थोड़ा थोड़ा जो रिलैक्सिन है वो प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। लेकिन दीज हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों। चलिए अब बात करते हैं बच्चों लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। यहां पर एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है बच्चों, मैं उसको आपको ट्रिक से याद करवाना चाहती हूं। अगर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट नीट में मिल जाए तो इसका मतलब वो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर बहुत सारे हॉर्मोन्स के कुछ नाम दिए हुए हैं और वो आपको बोला हुआ है कि इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है मेनी फोल्ड्स वो इंक्रीज होता है। जैसे कि उसमें कौन कौन से हार्मोन्स दिए हुए हैं, वहां पर दिया हुआ है बच्चों प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। इन हॉर्मोन्स का लेवल आपको दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा बच्चों? प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स को रेडी करता है ना, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद क्या होगा? डिलीवरी के बाद बच्चों को लैक्टेशन का पीरियड आएगा फीमेल की बॉडी में, है ना। उसको बेबी को क्या करवाना पड़ेगा? फीड कराना पड़ेगा, मिल्क फीड कराना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ेगी, उसके लिए रेडी करता है। प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे भी होता है, एस्ट्रोजन वैसे भी होता है। थायरॉक्सिन क्या करता है बच्चों? थायरॉक्सिन बेसिकली फीटल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये कॉर्टिसोल जो है ये भी फीटल डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनमें से किसी भी हार्मोन की कमी होगी जो हमारा फीटस है वो एबनॉर्मल हो सकता है। इसीलिए बच्चों यहां पर दिया हुआ है कि इन हार्मोन्स का लेवल जो है प्रेगनेंसी में वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाई? यहां पर 3 फंक्शंस दिए हुए हैं इन हार्मोन्स के। पहला दिया हुआ है फीटल डेवलपमेंट, दूसरा यहां पर दिया हुआ है टू इंड्यूस मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, और थर्ड है यहां पर बच्चों टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इन हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अगर हम चाहते हैं फीटस जो है वो अच्छे से डेवलप हो तो यहां पर इनका लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं एक फीमेल की बॉडी जो मेटाबॉलिक चेंजेस आए हैं वो स्टेबल रहें, सो उसके लिए यहां पर लेवल को इंक्रीज किया गया है। और इस पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ ना हो जाए, वो बनी रहे। सो यहां पर इन सभी के सभी हॉर्मोन्स का जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी के अंदर। ठीक है बच्चों, सो ये सारी बातें भी आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमें पता है ये क्या है बच्चों? ये है अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ ये क्या है बच्चों? ये है मैम एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या है बच्चों? ये है यहां पर अपना एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर है बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है मैम एमनियन, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है उसके अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए ये है बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं यॉक सैक।
ठीक है। यॉर्क सैक क्या बनाता है, ये बनाती है ब्लड सेल्स। और यहां पर देखिए ये है एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स ब्लड वेसल्स। ये क्या है बच्चों, ये है अपनी एम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे बनती है, मैंने आपको बता दिया है, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से यहां पर जो है वो ब्लड वेसल्स अपनी बनती हैं। अब जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है किस किस के बीच का कनेक्शन है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच का कनेक्शन है। प्लेसेंटा क्या है बच्चों, प्लेसेंटा मैम दो चीजों को इंटरडिजिटेट करके बनता है। जब एम्ब्रियो की तरफ से यहां पर बहुत सारी कोरियोनिक विल्ली आती हैं और उस साइड से यूट्रस की जो टिश्यू है, जो मदर के यूट्रस की जो टिश्यू है वो इस तरीके से आपस में फंस जाती हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। सो बेसिकली प्लेसेंटा को यहां पर बच्चों प्लेसेंटल विली की फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि आप खुद अपना दिमाग लगाइए, देखने में अपीयरेंस कैसी होगी अगर इधर से भी कोरियोनिक विल्ली जो है वो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इधर से जो मदर की एंडोमीट्रियम है यूट्राइन की वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो देखने में कैसा लगेगा, देखने में जो स्ट्रक्चर है वो विली जैसा लगने वाला है। तो ये हो गई है यहाँ पर प्लेसेंटल विली। और ये पूरा का पूरा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इन द कैविटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इस डायग्राम का लेबलिंग भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में थ्योरी में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट चैप्टर में। और यहां पर यॉर्क सैक को लिखा गया देखिए, और यहां पर लिखा गया है कि एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ हैं बहुत सारी वेसल्स। तो वो कहां से बनी है, वो ब्लड वेसल्स बनी है बच्चों बेसिकली एलेंटॉइस से, जो कि अपनी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखिए प्रेगनेंसी में बच्चों, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, सर्विक्स में बहुत ज्यादा म्यूकस को यहां पर भर दिया जाता है ताकि अब यहां से कोई भी मूवमेंट आगे पीछे ना हो सके, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ये कहीं और ना जा सके और यहां से कोई चीज जो है वो अंदर ना आ सके, इसीलिए यहां पर ये प्लग बनाया जाता है म्यूकस का इन सर्विक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कितने मंथ की प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपने डेवलप होते हैं। इधर हम लिखेंगे इस टेबल में मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, एट्थ, कौन सा मंथ है। और इधर हम लोग लिखने वाले हैं फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जो एम्ब्रियो है या जो ग्रोइंग फीटस है उसकी बॉडी में कौन कौन से फीचर्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इन चीजों के बारे में बच्चों हम इस टेबल में लिखने वाले हैं बहुत ही क्लियरली। देखिए एनसीईआरटी ने बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है फर्स्ट मंथ, एनसीईआरटी में दिया गया है सेकंड मंथ, और इससे बाहर कभी सवाल आता भी नहीं है बच्चों नीट में। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। हमें पता है जो 12 वीक्स होते हैं मैम उसका मतलब है यहां पर 3 मंथ्स, और हमें पता है अगर हमारा जो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी है ह्यूमंस का वो 9 मंथ्स का होता है। सो 3 मंथ को हम लोग बोलते हैं एक ट्राइमेस्टर, है ना। अगर हमारी 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो पहले 3 महीने जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ जो है वो मिलाकर बनाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7th, 8th, 9th मंथ बच्चों मिलकर बनाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये बात हो रही है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या बनेगा यहां पर, और यहां पर दे रखा है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होगा, और एट द एंड ऑफ 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स यहां पर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ के बाद में बच्चों एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो बन जाता है, एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो पहले महीने में ही बन जाता है, आप हार्ट बीट को यहां पर सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ बच्चों यहां पर होते हैं लिम्स एंड डिजिट फॉर्मेशन, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड या फिर डेवलप्ड। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मंथ में जो है प्रेगनेंसी के पहले ही महीने में जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो बन जाता है, सेकेंड मंथ में बच्चों हाथ और पैर बन जाते हैं और साथ में डिजिट्स बन जाती हैं, उंगलियां बन जाती हैं। तो ये होता है अपना सेकेंड मंथ में। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर 3 मंथ्स के बाद कौन कौन से ऑर्गन्स यहां पर बन जाते हैं, सो जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, मेजर ऑर्गन
सिस्टम्स आर डेवलप्ड, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो यहां पर अपने डेवलप हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इसका मतलब एट द एंड ऑफ 3rd मंथ हम बच्चे का सेक्स भी पता कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत इलीगल प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इलीगली बच्चे का सेक्स बता देते हैं, लेकिन बच्चे का सेक्स डॉक्टर को पता चल जाता है आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ्स। इसका मतलब बच्चों 1 महीने के बाद बच्चे का हार्ट बन गया है, एम्ब्रियो का हार्ट बन गया है। 2nd मंथ में लिम्स और डिजिट्स बन गई हैं, हाथ पैर और उंगलियां बन गई हैं, और 3rd मंथ के आते आते तक बच्चों सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवलप्ड। इस टाइम तक जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। इतनी बातें बच्चों हमें पता होनी चाहिए। अब हम लिख लेते हैं और मंथ्स के बारे में डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहां पर दिया हुआ है बच्चों 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या डेवलप हो गया है बच्चों ये पता होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ क्या होता है। तो हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यही बार बार नीट में पूछा जाता है और यही आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। 1st मंथ में हार्ट बन गया है, 2nd मंथ में बच्चों लिम्स एंड डिजिट्स बन गई हैं, 3rd मंथ तक आते आते सारे के सारे ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन चुके हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी जो है वो आपका यहां पर डेवलप हो चुका है। अगर 5th मंथ की बात करते हैं बच्चों, सो यहां पर देखने के लिए हमें मिलता है अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड। हेड के ऊपर जो है वो बाल आ जाते हैं, अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग फीटस इज सीन। तो जो बच्चा मूव करना स्टार्ट करता है बच्चों, फीटस जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अब 6th मंथ में देख लेते हैं। देखिए 5th मंथ में जो है वो हेयर्स डेवलप हुए हैं ओनली ऑन हेड, लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है 6th मंथ के एंड तक यहां पर अपीयर हो जाते हैं बाल पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी। अब देखिए पूरी की पूरी बॉडी में अगर हेयर्स डेवलप हुए हैं तो बच्चों यहां पर आई लैशेस भी बन जाती हैं। ठीक है, आई लैशेस आर फॉर्म्ड, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। आई लैशेस बन गई हैं तो आंख भी खुलेंगी, तो इसका मतलब आई लिड्स गेट्स सेपरेटेड। ठीक है, सो ये सारे सीक्वेंशियली बच्चों आपको याद करें। 9 मंथ में क्या हो जाएगा बच्चों, 9 मंथ में हमें पता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज रेडी, फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जो है वो रेडी है। ठीक है, सो अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैम एम्ब्रियो का हार्ट है वो बन चुका है, तो क्या हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं? हाँ जी, आप सुन सकते हैं। इसे यहां पर लिख लेते हैं, हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड, नॉट हर्ट। कैन बी हर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप जो है वो हार्ट साउंड्स को सुन भी सकते हैं। सो 1st मंथ में बच्चों हार्ट बनाए, 2nd मंथ तक आते आते लिम्स एंड डिजिट्स बन गई हैं, और 3rd मंथ के एंड तक सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बन चुके हैं। 5th मंथ में जो है वो हेयर्स का फॉर्मेशन होता है ओवर द हेड, बच्चा मूवमेंट शो करना स्टार्ट करता है। 6th मंथ के एंड तक पूरी बॉडी में हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ अगर पूरी बॉडी में हेयर्स आ रहे हैं तो आई लैशेस भी जो है वो बन जाती हैं। जैसे ही आई लैशेस बनती हैं, आईलिड्स जो हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, और 9 मंथ तक बच्चों पूरा का पूरा जो फीटस है वो डेवलप होके अब रेडी है फॉर द डिलीवरी। अब बच्चों कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्चुरेशन के बारे में, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी के बारे में, और हम लोग लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में बच्चों हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछे गए हैं, बट वो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है।
ठीक है, चलिए।